नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज से हम शुरुआत करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास की, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास संपूर्ण रूप से देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा मेरा, वो 3-4 ऑथेंटिक सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर रहने वाला है। इसके पहले जितने भी वीडियो मैंने दिए हैं वो भी ऑथेंटिक सोर्स से मिले जानकारी के आधार पर सारे के सारे रहे हुए हैं। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी इन सब गतिविधियों से हमें भी प्रेरणा मिलती है और हमें भी प्रेरणा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे हम आगे भी आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से छत्तीसगढ़ के इतिहास की, जिसके अंतर्गत क्रमागत रूप से चलते हुए हम बात करेंगे पहले प्राचीन इतिहास की। एकदम शुरुआत से शुरू करते हुए आज का टॉपिक रहने वाला है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, वो है प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा प्री हिस्टोरिक एज। कौन से काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है तो सुन लीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मानव के पूर्वज बंदर थे, तो बंदर से मानव बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जहां से भी मानव बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, मतलब मानव की विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है, कहां तक? मानव सभ्यता की विकास के साथ। ठीक है, तो इस पूरे कालखंड को प्रागैतिहासिक काल के तौर पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब मानव विकास की शुरुआत से लेकर मानव सभ्यता की विकास की शुरुआत तक। ठीक है, पूरा कालखंड आपका क्या रहेगा? प्रागैतिहासिक काल। डिफाइन कैसे करेंगे प्रागैतिहासिक काल को? ऐसा काल या ऐसा समय, प्राचीन इतिहास का ऐसा समय जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। मतलब इस संबंध में जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सभी के सभी या तो शैल चित्रों के रूप में मिले हैं या कुछ ऐसे वस्तुओं के रूप में मिले हैं जिसके अवशेष इस काल के रहे हों। ठीक है, लेकिन किसी भी रूप में लिखित जानकारी का अभाव रहा है। मतलब कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिली है जिससे ये पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था या मानव जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता था। क्लियर है प्रागैतिहासिक काल? सबसे पहला सवाल यह है कि कब से लेकर कब तक हम इसको माने, जो कालखंड है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ब्लैंक स्पेस, से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। मतलब जो इसकी शुरुआत है, प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत है, इसमें काफ़ी वैचारिक मतभेद है। कई जगह हमको देखने को मिलता है कि 2 से 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। कहीं पर हमको देखने को मिलता है 30,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक, और कहीं पर हमको देखने को मिलता है 10,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये अलग अलग है, सारे बुक में आप देखेंगे तो इस तरीके से प्रश्न कभी नहीं बनने वाले हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम इसे कहाँ से शुरुआत माने, तो देख लीजिए छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम इसे 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक मानने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस काल से रिलेटेड जो भी साक्ष्य मिले हैं वो इस काल से लेकर इस काल के बीच में मिले हैं के रहे हैं। मतलब वो जो साक्ष्य मिले हैं इसी काल के दौरान के साक्ष्य हैं। ठीक है, अब इसमें हमको पढ़ना क्या है? सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है कि चाहे हम भारत के इतिहास की बात करें या छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें, दोनों में ये टॉपिक कॉमन है। तो इसमें हमको ज़्यादातर पढ़ना पड़ता है कि इस काल के कौन से साक्ष्य हमको मिले हैं किस स्थान से। ठीक है, मानव की जो साक्ष्य हैं, जो भी वस्तुएं वो उपयोग में लाता था, ठीक, उसके जो साक्ष्य, जो शैल चित्र का प्रयोग करता था, गुफाओं में, पहाड़ों में शैल चित्र बनाता था, उसके साक्ष्य किस स्थान से मिले हुए हैं। देखिए एक और बात, भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ का इतिहास एक तरीके से लिंक्ड है। मतलब भारत का इतिहास, या कहना चाहिए छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के इतिहास से रिलेटेड है, क्योंकि अल्टीमेटली छत्तीसगढ़ भी भारत का ही अंग है ना। तो जहाँ भी आवश्यकता होगी हम भारत के इतिहास को छत्तीसगढ़ के इतिहास से लिंक करके पढ़ने वाले हैं, जहाँ भी छत्तीसगढ़ में उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए फिर, तो इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना होता है कि इस काल के कौन से साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के कौन से साक्ष्य छत्तीसगढ़ के किस स्थान से मिले हुए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से साक्ष्य इसमें मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, प्रागैतिहासिक काल को भी और कालखंडों में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे हम बात करें पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। ठीक, फर्दर क्लासीफाई कर दिया। मतलब स्टोन एज, पाषाण युग को क्या कहेंगे? स्टोन एज। और कांस्य युग को क्या कहेंगे? ब्रॉन्ज एज। और लौह युग को कहने वाले हैं आयरन एज। इस तरीके से और क्लासीफाई कर दिया। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाए जाने वाले साक्ष्य जो प्रागैतिहासिक काल के हैं, और उस काल को, मतलब प्रागैतिहासिक काल को और ज़्यादा क्लासीफाई कर दिया स्टोन एज में, पाषाण काल में, और पाषाण काल को और ज़्यादा क्लासीफाई करके लिख दिया 4 भागों में, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है,
तो इन सभी कालों से कौन कौन से साक्ष्य छत्तीसगढ़ के किन स्थान से मिले हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें पूर्व पाषाण काल। देखिए पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। पूर्व पाषाण काल की बात की है, ये पाषाण काल का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो पूर्व पाषाण काल को इंग्लिश में कहेंगे पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। इस काल के संबंध में जो भी साक्ष्य मिले हैं, देखिए पहले किस स्थान से मिले हैं, महानदी घाटी और सिंघनपुर गुफा। ठीक है, महानदी घाटी मतलब महानदी जिन भी क्षेत्रों से गुजरती है वहां पर जो घाटियां है वहां से, मतलब ये महानदी घाटी का क्षेत्र भी मोटे मोटे तौर पे हम रायगढ़ वाला क्षेत्र मान सकते हैं, क्योंकि महानदी रायगढ़ जिले से भी होकर गुजरती है। तो महानदी घाटी और सिंघनपुर गुफा, सिंघनपुर गुफा भी कहाँ पर है, रायगढ़ में है दोस्तों। ठीक है, कभी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का स्थान जो याद करना है वो है महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा, रायगढ़ के अंतर्गत। कौन से साक्ष्य मिले हैं इस काल से रिलेटेड, वो है पत्थर के हस्तचलित कुदाल। कुदाल मतलब जिससे मिट्टी खोदा जाता है। ठीक है, हस्तचलित मतलब मैनुअली जो इंसान मिट्टी खोदने के लिए प्रयोग में लाता है हाथ से, जिससे मिट्टी खोदता है, उसे हम हस्तचलित कुदाल कह रहे हैं। तो पत्थर के हस्तचलित कुदाल है। देखिए पाषाण युग का मतलब क्या है, पाषाण युग का मतलब यह है कि जो भी मानव था उस समय वो अपनी जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उसे पत्थर से बनाता था, चाहे औजार हो गए या अन्य वस्तुएं हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी साक्ष्य मिलेंगे ज़्यादातर क्या रहने वाले हैं, पत्थर के रहने वाले हैं। आगे जब कांस्य युग आएगा, लौह युग आएगा, तो इनके भी साक्ष्य मिलेंगे, देखते जाएंगे हम। क्लियर है, पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड स्थान का नाम और कौन से साक्ष्य मिले हैं वो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला काल, वो है मध्य पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का नाम आपको याद रखना है, स्थान का नाम याद रखना है, और वो है कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ भी कहाँ पर है, रायगढ़ में। देखिए रायगढ़ जो है ना, प्राचीन इतिहास से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो दिमाग में बिठा लीजिए रायगढ़। रायगढ़ का बहुत सारा क्षेत्र, एक तो देख लिया क्या, सिंघनपुर गुफा, अगला आ गया क्या, कबरा पहाड़, रायगढ़। तो कबरा पहाड़ एक ही स्थान है जिसको आपको मध्य पाषाण काल के परिप्रेक्ष्य में याद करना है। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं देख लेते हैं। औजार मिले हैं, कैसे औजार मिले हैं, लंबे फलक वाले, लॉन्ग एज्ड टूल्स मिले हैं, मतलब जिसकी धारें लंबी होती है उसे हम लंबे फलक वाले औजार कह रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ लाल रंग में की गई शैल चित्रकारी के रूप में हमको मिला है छिपकली के चित्र, घड़ियाल के चित्र और सांभर के चित्र। शैल चित्र किसे कहेंगे, पत्थर में बनाए गए चित्र, मतलब गुफा, पहाड़ जो भी उसमें पत्थर है उसमें बनाए गए चित्र को शैल चित्र कहा जाता है। तो लाल रंग की शैल चित्रकारी की गई थी कबरा पहाड़ में, किसकी किसकी, छिपकली, घड़ियाल और सांभर। सांभर भी एक प्रकार का जानवर है। ठीक है, तो ये सारी जो साक्ष्य हैं छत्तीसगढ़ में मिले हैं कबरा पहाड़ से, रायगढ़ के अंतर्गत। कौन से काल से रिलेटेड, मध्य पाषाण काल से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, उत्तर पाषाण काल देखते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा अपर लिथिक एज। अच्छा, एक और बात महत्वपूर्ण है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं वह कबरा पहाड़ से ही मिले। ठीक है, ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि सर्वाधिक साक्ष्य देने वाला जो स्थान है वो है कबरा पहाड़, रायगढ़ के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, उत्तर पाषाण काल, जिसे अपर लिथिक एज भी कहा जाता है। इसके संबंध में आपको स्थान याद रखना है धनपुर, जो बिलासपुर में है, और फिर से आगे महानदी घाटी। ठीक, तो महानदी घाटी को आपको याद करना है किसके लिए, उत्तर पाषाण काल के लिए। साथ ही साथ महानदी घाटी आपको पूर्व पाषाण काल के लिए भी देखने को मिला था। तो इस तरीके से आप क्या कर लीजिए दिमाग में, महानदी घाटी पूर्व पाषाण काल और महानदी घाटी उत्तर पाषाण काल, ये दो जगह मतलब ये जो महानदी घाटी है ये दो काल के लिए मिली हुई है। ठीक है, जानकारी। तो धनपुर, महानदी घाटी, उत्तर पाषाण काल से रिलेटेड। साक्ष्य कौन से हैं, सीढ़ी नुमा मानव आकृतियों का चित्रण किया गया है। फिर से चित्रण किया गया है, मतलब शैल चित्र है, ये मानव आकृति है। किस रूप में दिख रहा है कि ये सीढ़ी नुमा आकृति के रूप में मानव का चित्रण किया गया है, मतलब मानव की चित्रकारी, और वो किस प्रकार दिख रहे हैं, सीढ़ी के आकार में दिख रहे हैं, मतलब मानव को सीढ़ी के आकार में अरेंज किया गया है और वैसे ही चित्रकारी की गई है। तो इसी कारण यहाँ पर लिखा हुआ है सीढ़ी नुमा मानव आकृतियों का चित्रण किया गया है, मतलब मिला है साक्ष्य के तौर पे। साथ ही साथ औजारों की खुदी हुई आकृति, मतलब पहाड़ों में खुदी हुई आकृति मिली हुई है। ठीक है, पत्थरों में, पहाड़ों में खुदी हुई आकृति, एनग्रीव्ड खुदी आकृति मिली हुई है औजारों की। क्लियर, ये हो गया साक्ष्य उत्तर पाषाण काल से रिलेटेड। क्लियर है, आगे बढ़े और देखें नव पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नियोलिथिक एज। एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा,
कि बहुत सारे जगह पे आपको उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल एक ही मिलेगा। मतलब जहाँ पर नव पाषाण काल है उसका मतलब उत्तर पाषाण काल ही होता है, तो नव पाषाण काल और ब्रैकेट में उत्तर पाषाण काल ही दे दिया गया है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में मिले साक्ष्य को उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल में अलग अलग विभाजित किया गया है, इस कारण हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं। क्लियर। नव पाषाण काल मतलब नियोलिथिक एज से रिलेटेड जो स्थान है छत्तीसगढ़ में वो याद रखना है, अर्जुनी दुर्ग में है, टेरम रायगढ़, चितवा डोंगरी राजनांदगांव। देखिए एक और महत्वपूर्ण नाम आ रहा है वो है चितवा डोंगरी। ठीक है, तो इतने नाम आपको याद रखना है नव पाषाण काल से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं देख लेते हैं। ये साक्ष्य हैं चित्रित हथौड़े, मतलब हथौड़े मिले हैं चित्रकारी किए हुए, साथ ही साथ शैल चित्र के रूप में मिले हैं बहुत सारे। कहाँ पर? चितवा डोंगरी से। चितवा डोंगरी में भी शैल चित्र मिले हैं। ये शैल चित्र जो लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है? चितवा डोंगरी जो राजनांदगांव में है, महत्वपूर्ण नाम है। अन्य शैल चित्र के तौर पे आपको स्थान का नाम याद रखना है, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, बोतलदा, बेनीपाट। और ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं अन्य शैल चित्र स्थानों के रूप में, वो सारे के सारे रायगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। ये ब्लू पेन में जो भी लिखा है मैंने, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, बोतलदा और बेनीपाट, ये सभी रायगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं जहाँ पर शैल चित्र पाए गए हैं। क्लियर है? तो ये हो गया पाषाण काल का और ज़्यादा विभाजन करते हुए 4 कालों में हमने देख लिया छत्तीसगढ़ का स्थान और उससे संबंधित साक्ष्य। अब याद कैसे करना है? सबसे पहले आप एक दिमाग में बैठा लिया एक जिले का नाम जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है रायगढ़। रायगढ़ से संबंधित सारे क्षेत्र याद कर लीजिए। जैसे सबसे पहले हमने देखा था सिंगनपुर की गुफा। सिंगनपुर की गुफा कौन से काल से संबंधित थी? पूर्व पाषाण काल से। इस तरीके से याद हो गया। अगला हम याद करेंगे रायगढ़ से संबंधित क्षेत्र या पहाड़ का नाम, वो है कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ कौन से क्षेत्र, कौन से काल से संबंधित था? मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक साक्ष्य देने वाला वो जगह है, स्थान है। ठीक, जिसमें क्या क्या मिला था वो भी देख लीजिए। लाल रंग की चित्रकारी, देखिए साक्ष्य के रूप में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाल रंग की शैल चित्रकारी कबरा पहाड़ में सर्वाधिक साक्ष्य मिल रहा है, रायगढ़ के अंतर्गत ही आता है। ठीक, एक और स्थान आपको रायगढ़ से याद रखना है, वो है टेरम जो नव पाषाण काल से संबंधित है। उत्तर पाषाण काल में रायगढ़ का कोई भी नाम नहीं है, तो उत्तर पाषाण काल में आपको धनपुर नया नाम आया है जो बिलासपुर के अंतर्गत याद रखना है। और महानदी घाटी, महानदी घाटी एक और काल में देखने को मिला था और वो था पूर्व पाषाण काल। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। रायगढ़ एक बार में याद कर लीजिए, महानदी घाटी याद कर लीजिए। कौन कौन से 2 कालों में? पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ठीक, एक नया नाम धनपुर जो बिलासपुर में हमको देखने को मिला था, किस काल से संबंधित था? उत्तर पाषाण काल से संबंधित था। नव पाषाण काल के रूप में कुछ नए नाम देखने को मिले हैं, जिसमें से एक था अर्जुनी, एक था टेरम। अर्जुनी दुर्ग के अंतर्गत, टेरम रायगढ़ के अंतर्गत, और चितवा डोंगरी राजनांदगांव के अंतर्गत। चितवा डोंगरी में बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं, तो शैल चित्रों के नाम से आपको याद रखना है चितवा डोंगरी, और चित्रित हथौड़े के रूप में आपको याद रखना है टेरम या अर्जुनी। ठीक है, साथ ही साथ अन्य शैल चित्रों के रूप में स्थान मैंने बता दिए जो सभी के सभी रायगढ़ के अंतर्गत आते हैं। इतने सारे आपको साक्ष्य या स्थान का नाम याद करना पड़ेगा, लिंक करके याद कीजिए। जैसे कि मैंने बताया रायगढ़, महानदी घाटी, फिर अन्य क्षेत्र के रूप में इंट्रोड्यूस होने वाले नाम, सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। 2 से 3 बार देखने पे आपका दिमाग में बैठ जाएगा वो पूरा स्थान का नाम और संबंधित साक्ष्य। फिर उसके बाद आप खुद के नोट्स बिना देखे बना लीजिए। ठीक है, देखिए खुद का नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे रिवीजन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली जो वस्तु होती है, ठीक है, वो आपका नोट्स होगा। क्योंकि आप बुक से पढ़ेंगे तो बुक में कुछ चीज़ें आपको किसी बुक में, कुछ चीज़ें किसी बुक में मिलेंगी, फिर एक साथ 4-5 बुक लेके बैठना रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आपके खुद के नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो नोट्स बनाने का सबसे तरीका ये है, अच्छा तरीका ये है कि आप पहले चीज़ों को याद कर लें, फिर उसके बाद बिना देखे कोशिश करें कि वो नोट्स बन जाए। फिर कुछ चीज़ अगर छूटी है तो देख लीजिए एक बार, फिर उसे छूटी हुई चीज़ को लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी से चलना है दोस्तों, दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया विभिन्न कालों से संबंधित स्थान और साक्ष्य। आगे बढ़ते हुए कुछ और तथ्य देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। देखिए पाषाण घेरे मिले हमको छत्तीसगढ़ के बहुत सारे स्थानों से। पाषाण घेरे, पाषाण घेरे किसे कहेंगे? पाषाण मतलब होता है पत्थर, स्टोन। जब कभी भी शव को दफनाया जाता था, उसके चारों तरफ पत्थर गाड़ दिए जाते थे, जिसको क्या कह रहे हैं? पाषाण घेरे कह रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिले हैं पाषाण घेरे? करही बदर, सोरर, चिरचारी, महत्वपूर्ण नाम है सारे के सारे। करही बदर, सोरर, चिरचारी, तीनों के तीनों बालोद के अंतर्गत है। ठीक,
तो इन सभी जगहों से पाषाण घेरे मिले हैं। मतलब एक तौर पे हमको कहना चाहिए कि पाषाण घेरे से संबंधित आपको जिला याद रखना है बालोद और क्षेत्र याद रखना है करही, बदर, सोरर, चिरचारी। ठीक है, साथ ही साथ पाषाण घेरे हमको गढ़धनोरा में भी देखने को मिले हैं, जो कोंडागांव के अंतर्गत आता है। गढ़धनोरा, कोंडागांव, कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। ठीक है, बालोद कौन सा संभाग? दुर्ग संभाग। क्लियर है, याद रखेंगे ये सारे के सारे नाम। गढ़धनोरा हो गया, सोरर हो गया, चिरचारी हो गया, करही, बदर हो गया, पाषाण घेरे से संबंधित है, महत्वपूर्ण नाम है। ठीक, और साथ ही साथ कोंडागांव के गढ़धनोरा से मध्य पाषाण युगीन मेसोलिथिक एज से संबंधित 500 घेरे मिले हैं। कहां से? गढ़धनोरा से कोंडागांव। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लोहे के औजार और मृद भांड भी मिले हुए हैं छत्तीसगढ़ से। ठीक, लोहे के औजार, मृद भांड किसे कहेंगे? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, कारका भाटा, बालोद, नया नाम आ गया, कारका भाटा, बालोद। ठीक है, तो देखिए बालोद में क्या क्या मिल रहा है। बालोद में पाषाण घेरे मिल रहे हैं इन 3 जगहों से, साथ ही साथ लोहे के औजार और मृद भांड भी मिल रहे हैं कारका भाटा, जो बालोद के अंतर्गत है। लौह पात्र मिले हैं, लोहे के बर्तन मिले हैं, कहाँ से? गढ़धनोरा से। तो गढ़धनोरा पाषाण घेरे और लोहे के पात्र के रूप में याद रख सकते हैं। ठीक है, कोंडागांव के अंतर्गत। क्लियर हो गया। तो देखिए पाषाण घेरे, लोहे के औजार, लोहे के बर्तन और मिट्टी के बर्तन मतलब मृद भांड मिले हुए हैं इन सारे क्षेत्रों से। मतलब मुख्य तौर पे बालोद और कोंडागांव, पाषाण घेरे, लोहे के औजार और मृद भांड एक समूह के तौर पे याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कास्ट स्तंभ, कास्ट स्तंभ मिले हैं इन स्थानों से। देखो लकड़ी के बने हुए स्तंभ, कास्ट स्तंभ कह रहे हैं। तो मसेनार, डिलमिली, चित्रकूट, किलेपाल, तारागांव, चिंगेनार। ठीक, चित्रकूट से समझ में आ गया वो कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? बस्तर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, मसेनार, डिलमिली, चित्रकूट, किलेपाल, तारागांव, चिंगेनार बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनसे कास्ट स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। ये सभी के सभी साक्ष्य और संबंधित स्थान छत्तीसगढ़ से, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, एक और नोट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो बॉक्स के अंतर्गत बंद है, वो ये है कि 500 महापाषाण स्मारक मिले हैं। 500 महापाषाण स्मारक। देखिए पाषाण घेरे नहीं है, ये महापाषाण स्मारक है। जब शव को दफना दिया जाता था ज़मीन में, तो वहाँ पर शव है, ये स्मारक के तौर पे एक बड़ा सा पत्थर गाड़ दिया जाता था कि वहाँ पर शव है, या शव को दफनाया गया है स्मारक के तौर पे। ठीक है, जिसको टुम्ब स्टोन भी कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। तो उसे क्या कहा जा रहा है? महापाषाण स्मारक। एक बड़ा सा पत्थर स्मारक के तौर पे जहाँ पर शव दफनाया जाता था वहाँ पर गाड़ दिया जाता था, जिसे महापाषाण स्मारक कहेंगे। इंग्लिश में इसका नाम टुम्ब स्टोन होता है आजकल की डेट में अगर देखा जाए। तो 500 महापाषाण स्मारक मिले हैं कहाँ पर? धनोरा में। एक नया नाम आ गया, याद करना है, महत्वपूर्ण है। धनोरा बालोद जिले के अंतर्गत। ठीक, महत्वपूर्ण जिला रायगढ़, महत्वपूर्ण जिला बालोद, महत्वपूर्ण जिला कोंडागांव, गढ़धनोरा। तो इस तरीके से आप याद करें, अगर जिलेवार अगर याद करें तो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। एकदम से रटना मत चालू कर दीजिएगा, शुरू लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक बिल्कुल ऐसा रटने वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल मत करिएगा। लिंक करके याद कीजिएगा। पहले पूरा रायगढ़ जिला देख लिया, फिर बिलासपुर के अंतर्गत एक क्षेत्र आ रहा था, उसके बाद बालोद जिले पे आ जाइए, दुर्ग जिले पे आ जाइए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप याद करेंगे, राजनांदगांव में चितवा डोंगरी है, इस तरीके से अगर आप याद करेंगे जिलेवार, तो ये याद करने में आसानी होगी। 2 से 3 बार वीडियो देखिए, दिमाग में बैठ जाएगा, खुद से नोट्स बना लीजिए। तो ये था प्रागैतिहासिक काल से संबंधित छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले स्थान और साक्ष्य। इसी तरीके से हम सारे इन्फॉर्मेशन और डिटेल में, काफ़ी डिटेल में चर्चा करते जाएंगे और पूरे इतिहास को कवर करेंगे। एक मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ CGPSC मतलब CGPSC से रिलेटेड जो भी विषय है और उससे संबंधित बुक्स की लिस्ट मैंने बनाई थी और उसका एक वीडियो बनाया था। तो वह वीडियो आपको अब आज़ाद पब्लिकेशन वाले चैनल में मिलेगा, जो आज़ाद ग्रुप का ही है। ठीक है, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो छत्तीसगढ़ PSC से रिलेटेड जो भी विषय है और उससे संबंधित जितने भी बुक्स हैं जिनको हमको पढ़ना चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स जो हैं, उसकी पूरे वीडियो मैंने बना रखी है, जो आपको आज़ाद पब्लिकेशन वाले चैनल पे मिल जाएगा, जो आज़ाद ग्रुप का ही चैनल है। ठीक है, क्योंकि बुक से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आज़ाद पब्लिकेशन में आपको मिलेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।